नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और इस वक्त की बड़ी खबर है देहरादून से। 6 अप्रैल को राहुल गांधी हो सकते हैं उत्तराखंड दौरे पर। 7 अप्रैल को प्रियंका गांधी भी कर सकती है उत्तराखंड का रुख। 7 अप्रैल को प्रियंका गांधी रुड़की और देहरादून में कर सकती है रोड शो। श्रीनगर, अल्मोड़ा और हल्द्वानी में जनसभाओं के लिए मिली शुरुआती मंजूरी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 6 अप्रैल को राहुल गांधी हो सकते हैं उत्तराखंड दौरे पर, 7 अप्रैल को प्रियंका गांधी भी कर सकती है उत्तराखंड का रुख। 7 अप्रैल को प्रियंका गांधी रुड़की और देहरादून में कर सकती है जनसभा। श्रीनगर, अल्मोड़ा और हल्द्वानी में जनसभाओं को मंजूरी मिल गई। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 6 अप्रैल को राहुल गांधी हो सकते हैं उत्तराखंड दौरे पर। 7 अप्रैल को प्रियंका गांधी भी कर सकती है उत्तराखंड का रुख। 7 अप्रैल को प्रियंका गांधी रुड़की और देहरादून में कर सकती है रोड शो। श्रीनगर, अल्मोड़ा और हल्द्वानी में जनसभाओं को मिली है अनुमति। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 6 अप्रैल को राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल जाहिर तौर पर रोशनी, जिस तरह से कल रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली प्रस्तावित है और भारतीय जनता पार्टी भारी संख्या में भीड़ जुटाने का प्रयास कर रही है, इसी को देखते हुए अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी अपने कार्यक्रम जो है वो उत्तराखंड के लिए तय कर दिए हैं। और जो विश्वस्त सूत्र है उनसे ये जानकारी मिली कि 6 अप्रैल को राहुल गांधी उत्तराखंड का एक बार फिर से दौरा कर सकते हैं और 7 अप्रैल को प्रियंका गांधी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस की, वो उत्तराखंड आ सकती हैं। राहुल गांधी की जो रैलियां हैं वो गढ़वाल, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, इन तमाम क्षेत्रों में प्रस्तावित है। और साथ ही में जानकारी ये भी मिल रही है कि 7 तारीख को जब प्रियंका गांधी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस की, वो आएंगी तो वो रुड़की और देहरादून में विशाल रैली को संबोधित कर सकती है, जनसभाओं में शिरकत कर सकती है, रोड शो कर सकती है। तो बीजेपी के लिहाज से अब कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर दी है। जो इंफॉर्मेशन मिली है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फिलहाल हमें मिल पा रही है। जी, लगातार राहुल गांधी दौरे पर है। उत्तराखंड मार्च में भी देखा गया था, उत्तराखंड के दौरे पर थे। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? क्योंकि 2019 भी करीब है, उसको लेकर लगातार दौरे जारी है। क्या कुछ बदलाव हो सकता है? बिल्कुल रोशनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें, जिस तरह से वो प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में जीत कर आई थी, और पिछले बार के जो लोकसभा चुनाव 2014 से, उसमें वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत, सबसे ज्यादा अगर वोट पड़े थे वो उत्तराखंड में पड़े थे और 5 सीटें बीजेपी के पक्ष में आई थी, बीजेपी जीत कर आई थी। इस बार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जो है रुद्रपुर दौरा है, विशाल रैली है, उसके बाद एक विशाल रैली को और संबोधित करेंगे गढ़वाल में, जिसके लिए जो कार्यक्रम है वो तय किए जा रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की 2 रैलियां होंगी, 40,000 प्रचारक आएंगे। कांग्रेस में भी यही सूचना मिली है कि लगभग 40 से 45,000 प्रचारक हो सकते हैं। तमाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी है वो, और साथ में जो प्रदेश के जो दिग्गज नेता है वो शिरकत कर सकते हैं। तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव की गहमागहमी बढ़ चुकी है, सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। हर कोई राजनीतिक दल ये प्रयास कर रहा है कि जनता को अधिक से अधिक समझाने का प्रयास करे, रैली के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर देहरादून से। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने नरेश बंसल। प्रदेश अध्यक्ष ने नैनीताल से चुनाव लड़ने के बाद बंसल को दी गई जिम्मेदारी। नरेश बंसल का बयान, 5 सीटों पर बीजेपी की ही होगी जीत। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष
नैनीताल से चुनाव लड़ने के बाद बंसल को जिम्मेदारियां दे दी गई। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नरेश बंसल। प्रदेश अध्यक्ष के नैनीताल से चुनाव लड़ने के बाद बंसल को जिम्मेदारी दी गई है। नरेश बंसल का बयान, 5 सीटों पर बीजेपी की ही होगी जीत। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महावीर नेगी हमसे जुड़ गए हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके नरेश बंसल, जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई है। क्या लगता है कि अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए क्या 5 सीटों पर अपना कब्जा बना पाएगी भाजपा? देखिए रोशनी, जिस तरह से हम जानते हैं कि जब बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया तो उसमें से नैनीताल लोकसभा सीट में जो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के अजय भट्ट, उनको जिम्मेदारी दी गई थी, उनको प्रत्याशी वहां बना गया था, जिसके बाद से एक तरह से कहें हम तो संगठन के अध्यक्ष पद पर कहीं ना कहीं एक व्यवधान पैदा हो रहा था। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो नरेश बंसल हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से वो आज वो अपना पद बाहर भी ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके बाद उनका दावा यही है कि जो बीजेपी की अभी तक पांचों सीटों पर कब्जा है, वो कब्जा इस बार भी बरकरार रहेगा। जी, क्या कुछ चुनौतियां इनके सामने आ सकती है, नरेश बंसल के सामने? बिल्कुल, देखिए चुनौतियां तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियां हैं कि संगठन को साथ लेकर सरकार और संगठन के बीच एक तालमेल बनाकर साथ चलना है। और कहीं ना कहीं जो चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि 5 लोकसभा सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है और उस कब्जे को बरकरार रखना ये सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि जिस तरह के अभी तक हम देख रहे हैं, रुझान देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि जो बीजेपी के 5 सीट उनके कब्जे में थी, तो वो कब्जा बरकरार रहेगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर नरेश बंसल कैसे इस पूरे जो बात। जी महावीर जी, कांग्रेस के पास में हारने को कुछ नहीं है, तो क्या लगता है तकनीकी खामी की वजह से उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। तो आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष के नैनीताल नरेश बंसल का बयान आया कि 5 सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी। साथ ही बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके नरेश बंसल और उनको चुनाव लड़ने के बाद जिम्मेदारियां दी गई। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नरेश बंसल। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर उत्तराखंड के बैरीनाग से। 22 वर्षीय सेना के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। पोस्टिंग के दौरान आसान जाते वक्त जूस पीते वक्त से हुई, 1 वर्ष पूर्व हुआ था मृतक जवान सेना में भर्ती। गंगोली हाट तहसील के ननोली गांव का रहने वाला है जवान। उत्तराखंड के बैरीनाग से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 22 वर्षीय सेना के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। पोस्टिंग के दौरान आसाम जाते वक्त जूस पीने से मौत हुई है। 1 वर्ष पूर्व ये जवान सेना में भर्ती हुआ था। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के बैरीनाग से, जब 22 वर्षीय सेना के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। पोस्टिंग के दौरान आसाम जाते वक्त जूस पीने से मौत हुई है। 1 वर्ष पूर्व हुआ था मृतक जवान सेना में भर्ती। गंगोली हाट तहसील के ननोली गांव का रहने वाला है जवान। आपको बता दें खबर उत्तराखंड के बैरीनाग से है।
उत्तराखंड में चुनावी बिसात बीत चुकी है, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सभी ने जीत की हुंकार भर दी है। तो वहीं बीजेपी के हरिद्वार संसदीय सीट के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी कुछ इसी तरह का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार भी बीजेपी इतिहास को दोबारा दोहराएगी और 5 सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी। वहीं इस बार बीजेपी के चुनावी क्या मुद्दे होंगे, यही जानने की कोशिश की सीधे बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से। खास बातचीत की न्यूज इंडिया चीफ रिपोर्टर महावीर नेगी। हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनावी बुगुल बज चुका है और इस समय हमारे साथ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह की तैयारी है और क्या चुनावी मुद्दे हैं। डॉक्टर साहब, पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। मुद्दों की अगर अब बात करें, क्या मुद्दे विकास के होंगे या फिर मोदी जी का चेहरा? मोदी जी के चेहरे में विकास भी छुपा है, हिंदुस्तान का स्वाभिमान भी छिपा है, सम्मान भी छिपा है, प्रगति भी छिपी है, एकता भी छिपी है, अखंडता भी छिपी है और भारत के नए भारत का निर्माण भी छुपा हुआ है। तो जिस चेहरे में ये सब कुछ छिपी हुई हो, उसको देश का प्रधानमंत्री हर बच्चा बच्चा भी चाहेगा। और वही स्थिति है कि इस समय पूरे देश के लोगों ने ये मन बना दिया कि वो हर कीमत पर नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है, वो यदि 2014 में हवा थी तो इस समय तूफान है। उदाहरण के लिए मेरी हरिद्वार लोकसभा है। अब मुझे उस समय अचानक विधानसभा से इस्तीफा दे करके यहाँ से चुनाव लड़ने का आदेश हुआ। मैं अचानक आया और मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मेरे सामने थे, सीट भी उन्हीं की थी। वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री थे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। और ऐसे समय में जब वो ग्राम प्रधान की तरह चुनाव लड़े, मैं भी 40 साल से चुनाव लड़ता हूँ, लड़ाता हूँ, जीतता हूँ, जिताता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितनी पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी थी। उसके बावजूद भी हरिद्वार की जनता है जिसने 2.25 लाख मतों से मुझे जिताया। तो तब थी वो हवा, और हवा में यदि 2.25 लाख मतों से उन्होंने जिताया तो इन्हीं 5 साल में तो मैंने घर घर के अंदर अपनी पैठ की है। 5 साल में इतने काम किए जो 50 साल में नहीं हो सके थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि अब रिजल्ट कहाँ जाएगा। आपने हरिद्वार लोकसभा सीट की बात की। हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, क्योंकि इसका जो इतिहास रहा है, राज्य गठन के बाद कोई भी सांसद दोहरा नहीं पाया है, क्या इतिहास बदलेगा? मैंने तो हमेशा इतिहासों को बदला है और आप मेरे इतिहास को देखेंगे तो मैंने तो बदला ही है। और हरिद्वार का नया इतिहास रच रहे हैं साहब हम। कुंभ को हम विश्व धरोहर के रूप में हमने किया। कोई बोल सकता था, पहले सोच भी सकता था, क्या किसी ने कभी इस मांग को रखा भी होगा, सोचा भी होगा? हमने किया। हरिद्वार में जिस तरीके से हमने ये रिंग रोड, जो प्रस्तावित रिंग रोड सिद्धांत पे सहमति हो गई, 3,500 करोड़, ये 3.5 करोड़ रुपया खर्च करने की स्थिति में नहीं थी कांग्रेस। तो यदि यहाँ के जितने सड़क से लेकर के बिजली, पानी, अंडरग्राउंड विद्युतीकरण, घर घर के अंदर पाइप में गैस, कांग्रेस के समय में 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें, कतारें लगी रहती थी तो भी गैस नहीं मिलती थी। आज उसके घर में मिलेगी। आमूल चूल परिवर्तन हुआ है हरिद्वार के इतिहास में। और इसलिए जो आप कह रहे हैं कि हरिद्वार में ऐसा होता है, इस समय तो हम नया इतिहास रच रहे हैं। सब कुछ नया होगा और अच्छा होगा। इस समय विकास के अलावा, मोदी जी के चेहरे के अलावा, हरिद्वार लोकसभा सीट पर एक मुद्दा बहुत हावी चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, जिसका कि खामियाजा बीजेपी नगर निगम में भुगत चुके, स्थानीय और बाहरी का। आप क्या कहें? गलत है। आप मीडिया के लोग जब इन बातों को करते हैं तो मुझे दुख होता है। आप लोगों को तो ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोगों पर चोट करनी चाहिए। ये देश अपना है। मोदी जी गुजरात से आकर के बनारस में चुनाव लड़े। हमारे मुरली मनोहर जोशी जी अल्मोड़ा से जाकर इलाहाबाद में लड़े। ये नारायण दत्त तिवारी जी कहां से जाकर के कहां लड़े और 4-4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुप्त जी रानीखेत से लड़े। ये संकीर्ण मानसिकता के लोगों पर चोट करनी चाहिए। जो ऐसा बोलता है उसको चौराहे पर खड़ा करना चाहिए कि तुम देश का है। ये छोटे छोटे हथकंडों से कभी नहीं होगा। और एक प्रत्याशी यदि ऐसी बातों को करे, मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं,
ये हरिद्वार मेरा घर है, मुझसे ज्यादा इस हरिद्वार को कौन जान सकता है? उस आदमी को मेरे सामने लाओ ना। हरिद्वार के लिए मुझसे ज्यादा लड़ाई किसने लड़ी उसको भी ले आओ, केवल एक आदमी को ले आओ, आमना सामने करो, तुम मीडिया के लोग सब आ जाओ और उसको मेरे सामने खड़ा कर दो और जनता फैसला करेगी। हरिद्वार के बारे में, हरिद्वार का बेटा है तो निशंक है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन छोटे हथकंडों को लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। जिस प्रत्याशी ने इस बात को उठाया उसको पूरी लोकसभा में केवल 36,000 वोट मिली, जमानत जब्त हो गई। तो ये मुद्दा तो तभी था ना, तो इसको आप लोग खारिज क्यों नहीं कर रहे हो भाई? ये मुद्दा तो तुमने तभी उठाया था जब लोकसभा में तुम चुनाव लड़े और केवल और कुछ नहीं था तुम्हारे पास बोलने के लिए, ठीक है? और ये कि मुद्दे पर लड़े, लोगों ने जमानत जब्त करा दी। का मतलब लोग इस बात से दुखी हैं कि इतनी घटिया और हल्की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। विकास है, अपना देश है, और विकास की बात करो ना। और इसलिए मुझे भरोसा है हरिद्वार की जनता एकजुट होकर इस समय नया इतिहास बनाएगी। मोदी जी को हरिद्वार की ऐसी गिफ्ट देगी जो किसी को कल्पना नहीं होगी। न्यूज इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर निशंक, जिनका कहना यही है कि बाहरी और भीतरी के मुद्दे से अलग हटकर जो जनता है वो बीजेपी को वोट करेगी और कहीं ना कहीं इतिहास बनाने का काम करेगी। मेरे सहयोगी विकास चौहान के साथ मैं महावीर नेगी, न्यूज इंडिया, देहरादून। जिला अंधता निवारण समिति पिथौरागढ़ और नव ज्योति सेवा समिति भवाली के द्वारा महिला चिकित्सालय में आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में 100 लोगों का ऑपरेशन किया गया। 400 लोगों के आंखों की जांच कर उन्हें दवाइयां भी दी गई, जिसमें ऑपरेशन करने के बाद लेंस और चश्मा दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर कैलाश बिजवाल ने बताया कि आंख शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी देखभाल करना आवश्यक है। आंख में कभी कोई परेशानी होने पर डॉक्टरों से संपर्क करने की अपील की। नेत्र शिविर में भारी संख्या में मरीजों की भीड़ देखी गई। मरीज मिले जिसमें कम से कम हमने 85 ऑपरेशन यहाँ आज कर इस कैम्प में करे हैं, भविष्य में भी लगाएंगे ही, और जिससे क्षेत्रवासियों का भला हो सके। हम 93 इस कार्य को कर रहे हैं। लगभग 15,000 ऑपरेशन हमारी समिति नव ज्योति सेवा समिति भोपाली कर रही, क्रॉस कर दिए। गढ़वाल मंडल आयुक्त डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने आयुक्त सभागार में गढ़वाल के सभी सीएमओ के साथ स्वास्थ्य से संबंधित बैठक ली। बैठक में स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न योजनाओं की क्रमवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी सीएमओ को जननी सुरक्षा योजना के तहत आशा कार्यक्रमिकों का पैसा देने के निर्देश दिए। साथ ही इसका जियो एवं सरकारी हॉस्पिटल में कम डिलीवरी करवाने के कारणों से अवगत कराने के निर्देश दिए। की सारी सीएमओस के साथ स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई है। मुख्य तौर पर हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चा जो पैदा होता है 1 साल के अंतर्गत उनका बीमारी की वजह से, किसी अन्य कारण की वजह से मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। उसमें हमने समीक्षा की है। हमारे मंडल में हरिद्वार और टेहरी दोनों जगह पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। तो उसके लिए हमने दोनों सीएमओस को ये बताया गया कि क्योंकि अगर स्वास्थ्य विभाग अकेले काम करने से ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, इसमें शिक्षा विभाग और आंगनवाड़ी विभाग, ये दोनों को मिलके एक योजना बना के इसमें काम करने के लिए हमने दोनों सीएमओस को निर्देश दिए गए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के DRM के सिंह इज्जत नगर ने चलकर तमाम स्टेशनों का निरीक्षण करते हुए लालकुआं पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन की सुरक्षा देखी और यहां स्थापित किए गए पिट लाइन, कोच क्लीनिंग और लॉन्ड्री सिस्टम का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि विस्तारीकरण के तहत लालकुआं रेलवे का एक बड़ा हब बनने जा रहा है, जहां यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित तमाम अत्याधुनिक मशीनों लगाई गई हैं ताकि साफ सुथरे बेडशीट, कंबल इत्यादि यात्रियों को उपलब्ध कराए जा सके। इसके साथ ही अलावा कोच क्लीनिंग सेंटर भी यहां बनाया गया है ताकि साफ सुथरे कोच में यात्री सफर कर सके।
कत्था निर्माण कार्यों के काम में आने वाली खैर की बेशकीमती अवैध लकड़ी से भरे वाहन को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया, जबकि गाड़ी को लेकर जा रहे खैर तस्कर एवं वाहन चालक मौके से फरार हो गए। खैर की लकड़ी काफी पुरानी बताई जा रही है। पकड़े गए माल की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई है। वन विभाग ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।